बर्तन बार्बर सलून। अलबाटिया नाम के गांव में एक नाई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था राजन। वो बहुत लालची था। वो कटिंग करते हुए कहानी सुनाता था और लोगों को बहकाकर उनसे खूब पैसे ले लेता था। एक दिन उसके दुकान के सामने से बाइक में जा रहे एक लड़के को रोककर, बेटे, इस गांव के सारे लड़के मेरे दुकान में बाल कटवाने क्यों नहीं आते? शहर में जाकर इतना पैसा खर्च करके वहाँ क्यों बाल कटवाते हैं? क्यों, इतनी सी बात तुम नहीं जानते? अरे तुम बूढ़े हो गए हो। अरे अभी भी तुम देवानंद, दिलीप कुमार, जितेंद्र के हेयर स्टाइल में फंसे हुए हो। लेकिन हम यहाँ पर नौजवान हैं। हमें तो धोनी, ऋषभ पंत, टाइगर श्रॉफ उनके हेयर स्टाइल चाहिए। इसीलिए हम शहर जाते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते। कहकर वो चला गया। ये सुनकर राजन सोच में पड़ गया। उसने तुरंत शहर में अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे गांव के हालात के बारे में सब कुछ बताया। मुझे तुरंत एक लेटेस्ट कटिंग करने वाला नाई चाहिए। मैं महीने के 1500 रुपए तक देने के लिए तैयार हूँ। उसके रहने का और खाने पीने का इंतजाम भी कर दूंगा। तुम उसे तुरंत भेज दो यार। अरे कंजूस कमीने, अब 1500 रुपए के लिए कोई आकर वहाँ काम करेगा क्या? कंजूस कहीं के, तुम नहीं सुधर सकते। ठीक है, देखता हूँ कोई बकरा फंस गया तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। एक दिन एक युवक उसके दुकान के पास आया और, साहब मेरा नाम बार बार है, लोग मुझे बार बार बुलाते हैं, मुझे कई वैरायटी पता है। अच्छा, तो मेरे दोस्त ने भेजा होगा तुम्हें। क्या उसने तुम्हें तनख्वाह के बारे में बताया? क्या तुम्हें वो वेतन मंजूर है? अरे वेतन की क्या बात कर रहे हैं सर आप? मुझे पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे टैलेंट, मेरा हुनर और क्रिएटिविटी इस दुनिया को पता चले। मेरे लिए यही काफी है सर। आप मेरे हुनर को बढ़ावा दें, यही मेरे लिए काफी है सर। तब राजन अपने मन में, अरे वाह, खूब फंसा है ये बकरा। और ठीक है, चलो तुरंत काम पर लग जाओ। चलो भैया, बार बार काम पर लग जाओ। सर लेकिन एक शर्त है, अगर मेरा कटिंग किसी को पसंद आ जाए और वो मुझे टिप देना चाहे तो मुझे लेने के लिए जबरदस्ती ना करे सर, वो टिप आप ही रख लीजिएगा। इसी तरह अगर उन्हें मेरा कटिंग पसंद ना आए और वो मुझे मारने या डांटने आए तो वो गाली भी आप ही को सुनना होगा सर। अगर आपको मंजूर हो तो कहिए, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ। अरे वाह, क्या बात कही है। मुझे मंजूर है भैया। चलो काम पर लग जाओ। ऐसा उसने कहा। तभी एक स्टील सामान बेचने वाला अपने ठेले के साथ वहां पहुंचा। तभी एक ग्राहक भी आया। दोनों ने बार्बर को कहा कि भाई हमारा कटिंग कर दो। क्यों भैया, ये साधारण कटिंग कराते कराते आपका जी नहीं उबा? मैं बर्तन कटिंग जानता हूँ, यानी स्टील सामान कटिंग कहते हैं इसे। क्या मैं वो कटिंग करूँ? ये सुनकर दूसरा आदमी, अरे ये क्या, ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है, मेरा भी वही कटिंग करो। तब बार्बर उस ठेले के पास पहुंचा और वहां से एक स्टील की कटोरी और छलनी वाली कड़ची लेकर वापस लौटा। पहले उस स्टील की कटोरी को उस स्टील के बर्तन वाले के सर पर रखा और उसके चारों तरफ कटिंग करने लगा। उसके बाद दूसरे के सिर पर वो छलनी वाले कड़छी को रखा और उसके चारों तरफ कटिंग करने लगा। वो कटिंग देखकर दोनों बहुत हैरान हो गए। अरे वाह, ये कटिंग तो बहुत बढ़िया है। मेरे कटिंग को देखकर ही लोग पहचान जाएंगे कि मैं स्टील बर्तन बेचने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लो एक्स्ट्रा पैसे, कहकर देने लगा। अरे वाह, मेरा हेयर स्टाइल भी बहुत बढ़िया है। अरे मैं बताना भूल गया, मैं भजिया बेचता हूँ। ये हेयर स्टाइल मेरे धंधे के लिए एकदम बढ़िया है। ये लो पैसे, कहकर देने लगा। नहीं, ये सब पैसे हमारे मालिक को दीजिएगा। ये सब उनकी मेहरबानी है। अगर ये ना होते तो क्या आप लोगों को मेरा हुनर का पता चलता? उनसे पैसे लेकर राजन बहुत खुश हुआ। अगले दिन राजन, भैया बार्बर, मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है। अब मैं दुकान तुम्हें सौंप कर घर जा रहा हूँ। शाम को आकर मैं पैसे ले जाऊंगा, कहकर घर चला गया। तभी कई ग्राहक दुकान पहुंचे। उन्हें देखकर बार्बर, हाँ आइए सर, बैठिए। आप लोगों के लिए मैं अलग अलग किस्म के कटिंग करूंगा, एक मौका देकर देखिए प्लीज सर। वे मान गए। तब बार्बर सोचने लगा कि इस व्यक्ति के कैसे कटिंग की जाए।
तभी सड़क पर बतख जाते हुए दिखाई दिए। अरे वाह, बतख वाला कटिंग करेंगे, इस पर खूब जचेगा। यूं सोचकर उसका बतख कटिंग करने लगा। ये देखकर वो ग्राहक परेशान हो गया। दूसरे व्यक्ति के लिए कैसी कटिंग की जाए ये सोच रहा था कि दूर उसे एक मेंढक दिखाई दिया। तब इसने तुरंत उसका मेंढक का कटिंग कर डाला। तभी उसके दुकान के सामने से एक अनानास का ठेला गुजर रहा था। ये देखकर तीसरे व्यक्ति का पाइनएप्पल कटिंग किया। फिर दूसरे का कप सॉसर कटिंग। यूं कई किस्म के कटिंग करने लगा। शाम को राजन खुशी खुशी दुकान के पास आया। वहां सब ग्राहक खड़े थे। उनको देखकर राजन, अरे वाह, क्या ये सब कटिंग मेरे दुकान में हुआ है? अरे बहुत बढ़िया कटिंग किया है इसने, आप सब पर खूब जच रहा है। हाँ मैं समझ गया, आपके सर पर कप एंड सॉसर का कटिंग किया है, यानी आपकी चाय की दुकान है और आपके तो फलों की दुकान होगी और आप बतख पालते होंगे। पर ये क्या, आपने तो मेंढक वाला कटिंग कराया है? कहीं आप चाइना वाले की तरह मेंढक तो नहीं खाते ना? क्यों रे कमीने, मैं तुम्हें मेंढक खाने वाला दिखाई देता हूँ? उस कमीने ने बेकार की कटिंग की। जब उसको पकड़कर पूछा तो कहता है, जो भी बात करनी हो हमारे मालिक से करो, और तुम आकर ऐसी बातें करते हो। अरे इससे बात क्यों करते हो? ऐसे नालायक को काम पर रखने के लिए पहले इसकी धुनाई होनी चाहिए। कहकर सबने मिलकर राजन को खूब मारा। उन सबके जाने के बाद अरे यार, ये क्या हो रहा है? लोग मुझे यूं मारकर क्यों जा रहे हैं? जब वो मार रहे थे तो कम से कम आकर बीच में रोक तो सकते थे। सर, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, टिप भी आप ही रखिए और मार भी आप ही खाइए। अब जो लात आपको पड़नी चाहिए अगर मैं आकर खाऊं तो ये तो ठीक नहीं होगा ना सर। तभी एक एम्बुलेंस दुकान के पास आकर रुकी। उसमें से वार्ड बॉयज उतरे और बार्बर को जादू बोचे। क्यों रे कमीने, कितने बार पागल खाने से बचकर भागोगे? अरे जानते हो तुम्हें ढूंढने के लिए हम कितनी परेशानी उठाते हैं। ये सुनकर राजन परेशान हो गया। सॉरी सर, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं सर। मैं कुछ भी क्रिएटिव सोचता हूँ तो ये आकर काम बिगाड़ देते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो मुझे ले चलो। बस ये सुनकर राजन गश खाकर गिर गया। मैजिकल शुगर केन गोल्ड कॉइन्स। एक गांव में हरिदास और वीरदास नाम के दो पड़ोसी थे। वे दोनों बाजार में आमने सामने गन्ने का रस बेचकर गुजारा करते थे। हरिदास अपना धंधा बड़ी ईमानदारी से करता था। महंगे होने पर भी वो अच्छे किस्म के ही गन्ने लाता था और कम लाभ के साथ किफायती दाम में ही बेचता था। पर वीरदास जो गन्ने खराब होते थे और जो कोई नहीं खरीदता था उसे कम दाम में खरीद कर लाता और उसका रस बेचता था। उसमें पानी और बर्फ डालकर बेचता था। वीरदास हरिदास से हर रोज, भैया धंधे में हमेशा लाभ होना चाहिए। अगर तुम्हारे तरह धंधा करने लगे तो हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जरा दुनियादारी सीखो भैया और थोड़े लाभ कमाओ, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। देखो भैया, तुम्हारे जो जी में आए करो, पर याद रखो ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही ठहरता है। मुझे कम लाभ मिले तो कोई चिंता नहीं, पर दोबारा ऐसे सलाह ना देना। एक दिन एक छोटे से हाथी का बच्चा वीरदास के ठेले के पास आया। उसके ठेले से खाने के लिए कुछ गन्ने निकालने लगा। ये देखकर वीरदास एक डंडे से उसे मारते हुए, चलो जाओ, मुफ्त में मेरा गन्ना खाना चाहते हो, जाओ कह के डांटने लगा। ये देखकर हरिदास, अरे यार वीरदास, वो बेचारा छोटा सा जानवर है, लगता है वो भटक गया है, उसे बहुत भूख लगी है। अगर उसने दो गन्ने खा लिए तो क्या नुकसान हो जाएगा? तुम उसे क्यों मारते हो डंडे से? अरे मुझे कौन से गन्ने मुफ्त में मिलते हैं, इन्हें बेचूंगा तभी घर चलेगा। अगर तुम्हें इस पर इतना प्यार आ रहा है तो तुम ही से खिलाओ। तब हरिदास ने
अपने ठेले में से गन्ने निकाले और उस हाथी को खिलाने लगा। वो हाथी का बच्चा हरिदास के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। वो हरिदास के पास पड़े सारे गन्ने खा गया। तब हरिदास ने उस हाथी के बच्चे से, अब तो तुम्हारी भूख मिट गई ना, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, अब जाओ अपनी माँ के पास जाओ। पर फिर भी वो हाथी का बच्चा वहीं का वहीं खड़ा रहा। बहुत देर होने पर भी वो हाथी का बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसे यूं अकेला ना छोड़कर हरिदास उस हाथी के बच्चे को अपने घर ले गया। घर जाने पर उसकी पत्नी संध्या, ये कहाँ से ले आए तुम? इसे अपने घर क्यों ले आए? तब हरिदास ने जो कुछ हुआ वो बताकर, अब बेचारा ये छोटा सा बच्चा है, इसे मैं वहीं छोड़ देता तो इसको कोई ना कोई हानि पहुंचाता, इसीलिए मैं इसे ले आया। 2-4 दिनों में इसकी माँ इसे ढूंढते हुए आ जाएगी, तब तक इसे थोड़ा बहुत खिलाकर हम इसे पालते हैं। क्या कहती हो? सही कहते हो, इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। यूं हरिदास 1 हफ्ते के लिए हर रोज उस हाथी के बच्चे को अपने ठेले के पास ले जाता था। उसे गन्ने खिलाता था, पर उसकी मां नहीं आई। तब संध्या हरिदास से, देखिए 1 हफ्ता हो गया है, अपना गुजारा करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, और कितने दिन हम इस हाथी के बच्चे को पालेंगे? इसकी माँ इसके लिए चिंता कर रही होगी। आप खुद ही इसे जंगल ले जाइए, कहीं ना कहीं इसकी माँ दिखाई देगी। अगर माँ ना दिखाई दे तब इसे वापस ले आइए। तब हरिदास उस हाथी के बच्चे को लेकर जंगल गया। काफी देर ढूंढने के बाद उसने देखा कि हाथिनी एक जगह पर अपने बेटे की चिंता में बैठी हुई थी। मां को देखते ही वो हाथी का बच्चा बड़े खुशी से शोर मचाता हुआ दौड़ा दौड़ा अपने मां के पास गया। हाथिनी हरिदास के पास आई और अपने सूंड से हरिदास को आशीर्वाद दिया। हरिदास लौटने लगा तो हाथिनी ने अपने सूंड से हरिदास को उठाकर अपने पीठ पर बिठा लिया और हरिदास को जंगल के अंदर ले गई। वहां हरिदास को एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। हरिदास ने सोचा कि जंगल के अंदर ये गन्ने का खेत कैसा? उस हाथिनी ने हरिदास को वहां उतारा। उसने कुछ गन्ने उखाड़े और हरिदास के सामने रखा। हरिदास ने हैरान होकर उन गन्नों को एक डोर से बांधा। वो हाथी का बच्चा और हाथिनी दोनों जंगल के अंदर चले गए। अगले दिन हरिदास ने उन गन्नों को ले जाकर अपने ठेले के मशीन में डाला, पर गन्ने से रस निकलने के बजाय सोने के बिस्कुट, जेवर, सोने के सिक्के वगैरह निकलने लगे। इसे सब हैरान होकर देख रहे थे। हरिदास भी दंग रह गया। वीरदास दौड़ा दौड़ा आया और ये क्या हुआ यार, ये कैसे हो गया? तब हरिदास ने जो कुछ हुआ वो सब इसे बताया। यूं हरिदास उन सोने के सिक्कों और पैसों के साथ खूब धनवान हो गया। अपने झोपड़ी की जगह एक आलीशान बंगला बनाया। ये सब देखकर वीरदास जलने लगा अपने मन में। अरे वो हाथी का बच्चा पहले मेरे पास आया। धत, हाथी के बच्चे को 2 गन्ने देने के लिए मैंने कंजूसी की, वरना ये सब मुझे मिलता। अब किसी तरह मुझे भी वो जादू के गन्ने ढूंढ कर लाना होगा। यूं सोचकर अगले दिन वीरदास जंगल में एक लकड़ी के पिंजरे के साथ गया। उस पिंजरे में उसने उस हाथी के बच्चे को पकड़कर डाल दिया। फिर उसे अपने घर ले आया। एक हफ्ते के बाद इसे मैं इसके माँ के पास पहुंचा दूंगा और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन उठकर वो जब बाहर आया तो उसने देखा कि हाथिनी उसे बड़े गुस्से से घूर रही थी। उस हाथिनी ने
उसके झोपड़ी को तोड़ डाला। उसने उस पिंजरे को तोड़ा और अपने बच्चे को वहां से छुड़ाकर ले गई। वीरदास का सर्वनाश हो गया और वो सड़क पर खड़ा रह गया। तब वीरदास रोता हुआ हरिदास के पास गया और सब कुछ बताकर अब तुम ही मेरी कुछ मदद करो भैया। कहकर रोने लगा। लालच का अंत बुरा होता है, कम से कम अब जरा समझदार बनो और ईमानदारी से काम करो, कहकर उसे कुछ पैसे दिए और धंधा शुरू करने के लिए कहा।